नंदिनी के पिताजी गांव के सरपंच थे और एक बहुत ही अमीर इंसान थे। एक दिन राजा और नंदिनी गांव के बाग में बैठे बातें कर रहे होते हैं। राजा, एक बात तो बताओ, तुम मुझसे शादी कब करोगे? मेरे पिताजी मेरे लिए लड़का देख रहे हैं, तुम घर पर आकर उनसे मेरा हाथ मांग लो। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम कर लो ना शादी उससे। वैसे भी तुम्हारे पिताजी कोई अपने जैसा ही मालदार आदमी ढूंढेंगे तुम्हारे लिए। कर लो ही। किसी दिन शादी करवा देंगे मेरी, और तुम उसी शादी में सबको शरबत पिला रहे होंगे, तब हंसना। अरे नंदिनी, मेरी नंदू, तुम भी ना कितना गुस्सा करती हो, तुम्हें पता नहीं तुम्हारे पिताजी कितने बड़े आदमी हैं, वो हमारे प्यार को नहीं समझेंगे। बाकी अगर तुम कहती हो तो मैं आकर बात कर लूंगा तुम्हारे पिताजी से। तभी नंदिनी के पिता भानु वहाँ आ जाते हैं। उनके साथ गांव के कई और लोग भी होते हैं। अरे दोस्त, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम खुद ही यहाँ आ गए हैं। तेरी इतनी जरूरत हो गई कि तू मेरी बेटी से प्यार का ढोंग करे। नहीं सरपंच जी, आप गलत समझ रहे हैं। मैं सचमुच आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। देखो भाइयों, जेब में पैसा नहीं, बदन पर ढंग का कपड़ा नहीं, और चले हैं प्यार करने। पिताजी, आपको राजा की ऐसी बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है, मैं भी उससे प्रेम करती हूँ। तभी भानु का एक साथी ताहिर बोलता है। अरे भानु भाई, आप भी इनकी बातें क्यों सुने जा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ इस राजा का बाजा बजा दो, अपने आप अकल ठिकाने पर आ जाएगी। छोड़ दो मुझे दोस्तों, मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सिर्फ एक प्यार ही तो किया है। छोड़ दो मुझे, मेरे अंधे माँ बाप, उनकी सेवा के लिए कोई भी नहीं है घर पर। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। लेकिन भानु और उसके साथी राजा की एक बात नहीं सुनते और राजा को मार डालते हैं, और भानु नंदिनी को ले जाकर घर में बंद कर देता है। ये तो मर गया लगता है। अरे, इससे पहले कोई देख ले, इसे यहीं दफना दो और चलो यहाँ से। पिताजी, आप और गांव वालों ने ये बहुत बुरा किया है, मैं इस सब का बदला लूंगी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब इस गांव में कभी खुशियां नहीं आएंगी। ऐसा कहकर नंदिनी अपने कमरे में बंद हो जाती है। उसके कई दिनों तक नंदिनी के कमरे से कोई आवाज नहीं आती है। ये देखकर भानु को शक होता है और वो उसके कमरे का दरवाजा तोड़ देता है। वहाँ नंदिनी की लाश पंखे से लटक रही होती है। अरे ये क्या हुआ? ये नंदिनी ने क्या कर लिया? उसके बाद भानु अपनी बेइज्जती के डर से नंदिनी की लाश को घर के पीछे एक पेड़ के नीचे दफना देता है। उसके बाद समय बीतता जाता है। एक दिन गांव वाले भानु के पास आते हैं। अरे सरपंच जी, कुछ करिए, इतना समय हो गया, बारिश ही नहीं हो रही। ऐसा ही रहा तो हम सब लोग भूखे ही मर जाएंगे। अब तो पीने का पानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगा है। तुम चिंता ना करो, हम सरकारी हैंड पंप लगवाने और नए तालाब बनाने के लिए सरकार से बात करेंगे। तभी बादलों से बारिश होनी शुरू हो जाती है। वाह, मजा आ गया, क्या बादल है, आज तो खूब बारिश होगी। वाह, चलो नहाने चला जाए। वाह, मजा आ गया, मजा। लेकिन तभी उनकी खुशी गम में बदल जाती है। आसमान से पानी नहीं, खून बरस रहा होता है। अरे बंता भैया, ज्यादा खुश ना हो, ये पानी नहीं खून है। आसमान से खून की बारिश हो रही है, खून की बारिश। अरे गांव वालों, भागो रे भागो, अपने घरों की तरफ भागो। ये पानी नहीं, ये तो खून की बारिश है। भागो रे भागो। फिर गांव वाले अपने घरों में आकर छुप जाते हैं। पूरी रात खून की बारिश होती रहती है। अगले दिन सुबह जब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकलते हैं, चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। सारा का सारा गांव लाल हो गया होता है। ये सब देख गांव वाले एक जगह इकट्ठा होते हैं।
अरे भैया, ये सब क्या हो रहा है? ये खून की बारिश कहाँ से हो रही है? ऐसे तो हम सब लोगों की फसल खराब हो जाएगी और हम खाएंगे क्या? खून। सही कह रहे हो पुष्पन भैया, लगता है हमें भी अब चुड़ैलों की तरह खून पीकर ही गुजारा करना होगा। हाय। फिर कुछ देर रहने के बाद और कोई रास्ता न सूझने के बाद गांव वाले अपने घरों को लौट जाते हैं, लेकिन पुत्तन और बंता वहीं रह जाते हैं। तभी पुत्तन बंता से बोलता है, तो बंता, तू अभी बोल रहा था कि चुड़ैलों की तरह खून पीना पड़ेगा। कहीं ये चुड़ैलों का ही तो कोई काम नहीं है? वाह वाह पुष्पन भैया वाह, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं है, तुम बिल्कुल सही पकड़े हो। हम तो कब से यही सोच रहे थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अबे अब ज्यादा तारीफों के पुल मत बांधो और अब जल्दी से कोई बढ़िया तांत्रिक ढूंढो जिससे इस समस्या का सही पता चल पाए। उसके बाद पुत्तन और बंता एक तांत्रिक के पास जाते हैं। तांत्रिक उनकी बात सुनकर बैठ जाते हैं और ध्यान लगा लेते हैं। अरे बड़े अजीब तांत्रिक हैं ये, समस्या सुनकर सो गए। लगता है ये कोई बाबा नहीं है, चलो चलते हैं, नींद आ रही है इनको। तभी तांत्रिक अपनी आंखें खोलते हैं और बोलते हैं, ये तो होना ही था। ये तो कुदरत का कानून है जो तुम लोगों के ऊपर बरस रहा है। कुदरत का कानून? हम कुछ समझे नहीं बाबा, हमने ऐसा क्या कर दिया? तुमने नहीं, तुम्हारे उस पाखंडी और दुष्ट सरपंच भानु ने। फिर तांत्रिक उन दोनों को रात में हुई सारी घटना और राजा और नंदिनी के बारे में सारी बात बताते हैं। अरे ये सब कब हुआ? ये सब हमें नहीं पता तांत्रिक जी, लेकिन वो राजा की आत्मा ऐसा क्यों करेगी? मैंने कब कहा ये राजा की आत्मा कर रही है? ये तो नंदिनी है जो राजा की मौत का बदला ले रही है, और आज रात तुम्हारे उस ताहिर की मौत है। बचा सकते हो तो बचा लो उसे। ऐसा सुनकर बंता और पुत्तन गांव की ओर भागते हैं और ताहिर के घर पहुंचते हैं। ताहिर को उसकी जान के खतरे के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर ताहिर बोलता है, मेरी जान को खतरा? अरे तुम दोनों जोकर जाओ यहाँ से, मैं अपनी जान बचा सकता हूँ। बड़े आए पाखंडियों की बातें सुनकर मुझे डराने। चलो फूटो यहाँ से, नहीं तो अभी आंखें निकाल लूंगा तुम दोनों की। ताहिर की बात सुनकर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी वहाँ नंदिनी चुड़ैल के रूप में आती है। उसके हाथ में 2 गांव वालों के सर होते हैं। वो ताहिर के घर में घुस जाती है और फिर जब वो बाहर आती है, उसने ताहिर को गर्दन से उठाया होता है। तुमने भी मेरे राजा को ऐसे ही तड़पाया था, अब तू भी मर। ऐसा कहकर चुड़ैल ताहिर को बीच में से चीर देती है और वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर पुत्तन और बंता बहुत घबरा जाते हैं और वापस तांत्रिक के पास जाते हैं। बाबा, ये सब क्या हो रहा है? वो नंदिनी तो चुड़ैल बन गई है और लोगों को मार रही है। आप कुछ करो बाबा, कुछ करो। मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम लोगों के कर्म हैं जो सामने आ रहे हैं। अब वो अपने बाप भानु को भी मार देगी। लेकिन बाबा, वो तो निर्दोष गांव वालों को भी मार रही है। बाबा, अब आप ही कुछ करो। निर्दोषों की क्या गलती है इसमें? अब आप इंसानियत के लिए ही चलो साथ। चलो बाबा, चलो। फिर बाबा उन दोनों के साथ जाते हैं। जैसे ही वो लोग गांव पहुंचते हैं, देखते हैं चुड़ैल ने भीमा को गर्दन से पकड़ रखा है। ये देख तांत्रिक चिल्लाते हैं और बोलते हैं, ये क्या कर रही है दुष्ट? ये तेरे पिताजी है, तू इन्हीं की जान ले रही है। तो क्या हुआ? इस इंसान ने भी तो मेरे राजा को मारा है, ये भी मरेगा, ये भी मरेगा। ना समझ, ये गलत है। अगर कोई गलती करता है उसे सजा देने के लिए कानून और भगवान है। मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐसा कहकर तांत्रिक चुड़ैल को बांध देते हैं। अपनी गलती समझ आने पर चुड़ैल बोलती है, मैं जा रही हूँ तांत्रिक अपने राजा के पास, लेकिन तुम गांव वालों को तुम्हारी गलती का एहसास कराने के लिए साल में एक बार मेरे ये आंसू खून बनकर बरसेंगे।
तब से हर साल गांव में खून के आंसू बरसने लगते। एक गांव में लखन नाम का एक आदमी रहता था। उसके पास एक मिट्ठू नाम का तोता था। वो एक बोलने वाला तोता था। लखन उसे कभी भी पिंजरे में नहीं रखता था। लखन बहुत मेहनत करता था, लेकिन उसके बावजूद वो गरीब ही रहता था। एक दिन पैसे न होने के कारण, अरे मिट्ठू, तू यहाँ से चला क्यों नहीं जाता? मैं तो तुझे कभी पिंजरे में भी नहीं रखता। चला जा यहाँ से, मैं तुझे क्या खिला पाऊंगा? अरे मालिक, तुम चिंता ना करो मेरी, मैं कभी भी नहीं जाऊंगा आपको छोड़कर, और अपना टाइम आएगा आएगा आएगा। लेकिन लखन उसकी बात नहीं सुनता और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उधर मिट्ठू भी सोचता है, अरे लगता है मालिक सच में नाराज और दुखी हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं। उसके बाद मिट्ठू वहाँ से चला जाता है और एक बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी एक चुड़ैल वहाँ आ जाती है। क्यों तोते, खा जाऊं तुझे? आज मुझे बहुत भूख लगी है और कई दिनों से मैंने कुछ खाया भी नहीं है। अरे चुड़ैल जी, खाना है तो खा जाओ, यूं हा करके मत डराओ। मैं वैसे भी बहुत दुखी हूँ, और रही मरने से डरने की बात, तो मैं किसी से डरता वरता नहीं। और हाँ, मुझे बार बार तोता मत बोलो, मेरा नाम मिट्ठू है, मिट्ठू है, मिट्ठू है। चुड़ैल तोते की बहादुरी देखकर काफी खुश हो जाती है। सचमुच तू बहुत बहादुर है मिट्टू, तेरी ये बहादुरी देखकर मैं खुश हुई। अब मैं तुझे मारूंगी नहीं। बता, मैं तेरी किस तरह से मदद कर सकती हूँ? फिर मिट्ठू चुड़ैल को सारी बात बताता है। उसकी बात सुनने के बाद चुड़ैल बोलती है, अच्छा तो ये बात है, तू सच में बहुत स्वामी भक्त है। मैं तेरी मदद कर सकती हूँ और तेरे मालिक को काफी अमीर भी बना सकती हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे तेरे शरीर में आना पड़ेगा, और जब तक मैं चाहूँ तेरे शरीर पर मेरा ही कब्जा हो जाएगा। और हाँ, एक बात और याद रहे, एक बार तेरे शरीर में मैं आ गई तो फिर मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी, और यदि किसी ने ऐसा किया तो तुझे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बोल अगर मंजूर है तो। अपने मालिक की मदद के लिए तो मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। इसके बाद चुड़ैल मिट्ठू के शरीर में प्रवेश कर जाती है। जैसे ही चुड़ैल मिट्ठू के अंदर प्रवेश करती है, उसका मुंह चुड़ैल का हो जाता है और बाकी शरीर तोते का। उसके बाद चुड़ैल रूपी मिट्ठू वहाँ से उड़ जाता है। रास्ते में उसे एक सुनार की दुकान दिखती है। अरे वाह, ये तो सुनार की दुकान है, क्यों ना इसे लूट लूं, मजा आ जाएगा और इस मिट्ठू के मालिक को भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। ऐसा कहकर चुड़ैल सुनार की दुकान में घुस जाती है। दुकान के अंदर दुकान का मोटा सा मालिक और उसका नौकर उसको उस रूप में देखकर काफी घबरा जाते हैं, और दुकान का मालिक भी बहुत डर जाता है। अरे भाया, यो के है भाया? ये पक्षी है, इंसान है, ये चुड़ैल है भाया? मुझे समझ को नहीं आया भाया। अरे सेठ जी, आपने क्या उसके साथ किसी की शादी करनी है जो कोनी कोनी कर रहे हो? ये अपना मोटा पेट पकड़ो और अपनी जान बचाकर भाग लो। भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो। ऐसा कहकर दुकान का नौकर वहाँ से भाग जाता है। अब अंदर केवल चुड़ैल और वो मोटा सेठ रह जाते हैं। क्यों मोटे, तेरा नौकर तो भाग गया, अब तो तू और मैं ही है यहाँ पर। चल जल्दी से सारा सोना मुझे दे दे और अपनी जान बचा ले। हम तो अपनी जान दे सके हैं, लेकिन सोना कोनी, या तो हमारी मेहनत की कमाई है। मन्ने छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन सुनार की किसी बात का चुड़ैल पर कोई असर नहीं होता और वो गुस्सा हो जाती है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरी जान ही लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर चुड़ैल उस सुनार को मार डालती है और उसके शरीर को उठाकर लखन की छत पर रख देती है। चलो, इस मोटे के मरने से एक बात तो हो गई, मुझे खाने के लिए खूब सारा मांस मिल गया। मजा आ जाएगा। और सुनार की दुकान से लूटा हुआ एक बहुत ही कीमती हीरों का हार लेकर लखन के पास चली जाती है और कुछ देर के लिए अपने चुड़ैल वाले रूप से
मिट्ठू वाले रूप में आ जाती है। क्यों रे मिट्ठू, कहाँ था तू? कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ, कहाँ गया था? लेकिन मिट्ठू कोई जवाब नहीं देता और वो हीरे का हार नीचे गिरा देता है। अरे बाप रे, ये तो हीरे का हार है। अरे मिट्ठू, ये तेरे पास कहाँ से आया? तुझे ये कहाँ पड़ा हुआ मिला? अरे मालिक, तुम्हें इससे क्या? ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला, मैंने इसे उठा लिया। बस अब आप इसे ले लो और ऐश करो, मस्ती करो, आम खाओ। गुठलियाँ क्यों गिन रहे हो? नहीं नहीं, ये किसी और की अमानत है, मैं इसे नहीं ले सकता। तुम इसे वहीं फेंकाओ जहाँ से इसे लाए थे। मालिक, लेना है तो ले लो, नहीं तो फेंक दो आप इसे। इसके बाद मिट्ठू वहाँ से चला जाता है। उधर लखन सोच में पड़ जाता है और उसे मिट्ठू की हरकतों पर कुछ शक होता है। हो ना हो, कुछ गड़बड़ है। मिट्ठू मुझसे इस तरह से कभी भी बात नहीं कर सकता। उधर चुड़ैल छत पर जाकर मिट्ठू के शरीर से बाहर आ जाती है और उसे बोलती है, तेरा मालिक तो बहुत सुंदर और ईमानदार है, लगता है एक दिन कहीं मैं इसे ही ना खा जाऊं। नहीं, ऐसे मत बोलो, वो मेरे मालिक हैं। आप उन्हें कुछ मत कहो, वैसे भी मैंने आपको अपना शरीर दे दिया है। उसके बाद चुड़ैल इस मोटे सुनार की लाश को खा जाती है। उसके बाद ये सिलसिला ऐसे ही चलने लगता है और चुड़ैल आए दिन किसी न किसी इंसान को उठा लाती और उसे खा जाती। धीरे धीरे लखन के मकान की छत पर कंकालों का ढेर लग जाता है और वहाँ से बदबू आने लगती है। हो, ये छत से कितनी बदबू आ रही है। चल करके एक बार देखना पड़ेगा कि क्या माजरा है। लेकिन जैसे ही लखन अपने मकान की छत पर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ पर चारों तरफ कंकाल ही कंकाल पड़े होते हैं। अरे भगवान, ये क्या है? ये क्या? इतने इंसानों के कंकाल किसने किया ये, जो ऐसे मार कर इनको खा रहा है? तभी लखन को छत के एक कोने से कुछ खाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उन आवाजों के पास चला जाता है। वहाँ उसे एक चुड़ैल बैठी हुई दिखती है और वो किसी इंसान को खा रही होती है और वहीं मिट्ठू बेहोश पड़ा होता है। कौन हो तुम? और तुमने मेरे मिट्ठू का क्या हाल बना रखा है? मैं कौन हूँ तुझे देखकर भी नहीं पता चल रहा? और तेरा मिट्ठू मेरे कब्जे में है, और हाँ, तूने ज्यादा चिक चिक की तो मैं तेरे इस पोपट के साथ तुझे भी मार डालूंगी। इसका शरीर मेरे कब्जे में है और जो मैं बोलूंगी वही ये करेगा, और अगर मैंने इसका शरीर छोड़ा तो ये मर जाएगा। तो इसलिए चुपचाप बैठा रहे और लुटे हुए पैसों से जिंदगी के मजे ले। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। लखन सोच में पड़ जाता है, ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं अब अपने मिट्ठू की जान कैसे बचाऊं? इसके अलावा तो कोई नहीं है मेरा भी। ऐसा सोचते हुए लखन घर से बाहर निकल पड़ता है। तभी उसका दोस्त रहीम मिल जाता है, जो कि तंत्र मंत्र भी जानता था। और भाई लखन, कहाँ जा रहे हो? मैं इतनी देर से बुला रहा हूँ, सुन भी नहीं रहे, क्या हुआ? मिट्ठू के बारे में सोचकर लखन रोने लगता है और लखन रहीम को सारी बात बताता है। अरे बस इतनी सी बात? अरे ये तो बहुत छोटी सी समस्या है मेरे लिए, मैं तो इसे चुटकियों में सुलझा दूंगा। चलो, मैं अब रात में तुम्हारे घर आता हूँ, बस तुम किसी से कुछ मत कहना। उसके बाद रहीम वहाँ से चला जाता है और रात को लखन के घर पहुँचता है। उसके कंधे पर एक पोटली लटकी होती है। कहाँ है वो चुड़ैल लखन भाई? अरे वो चुड़ैल छत पर कुछ खा रही है, सुना नहीं तुमने? कितनी आवाजें आ रही हैं। उसके बाद लखन और रहीम छत पर जाते हैं। चुड़ैल वहाँ मिट्ठू के शरीर से बाहर निकलकर मांस खा रही होती है। उन दोनों को देखकर गुस्से में आ जाती है। मैंने तुझे मना किया था ना कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, लेकिन लगता है तुझे समझ नहीं आया। अब तुम दोनों मरोगे, साथ में ये डाकिया भी जो पोटली लटका के चिट्ठी देने आया है। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ चुड़ैल जी। मुझे आपसे प्यार हो गया है। लखन चुड़ैल को बातों में लगाता है। तभी रहीम चुपके से मिट्ठू के पास जाता है और अपनी पोटली से एक तोते का पुतला निकालकर मिट्ठू के पास रख देता है
जो कि बिल्कुल मिट्ठू जैसा लग रहा होता है। तभी चुड़ैल पीछे मुड़ कर देखती है। ये क्या किया तूने? अब मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन असली वाला तोता है? मैं तुम सबको ही मार दूंगी। जैसे ही चुड़ैल रहीम की तरफ जाती है, रहीम अपनी पोटली से भभूत निकाल कर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और चुड़ैल वहीं जलकर राख हो जाती है।